हेलो दोस्तों, मैं स्वदेश, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है संविधान और राज्य व्यवस्था की। तो दोस्तों, पहले हम संविधान के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों संविधान समाज की आत्मा भी है और आईना भी है। ठीक है, उसके बाद देश के सभी नागरिकों में समावेशी विकास को बढ़ावा देता है संविधान। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के माध्यम से, न्याय के माध्यम से और समानता के माध्यम से। तो स्वतंत्रताएं 5 तरीके की देती है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता के माध्यम से। उसके बाद न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय के माध्यम से। उसके बाद समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता भी हमारा संविधान हमको देता है। उसके बाद दोस्तों, संविधान में एक आम नागरिक से लेके भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति को हमारे संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हीं अधिकार प्राप्त होते हैं और वो अपने कर्तव्यों का पालन उन्हीं अधिकारों के माध्यम से वो करते हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक संविधान की परिभाषा कि संविधान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम संविधान की परिभाषा देखते हैं। तो संविधान उन नियमों एवं प्रावधानों के संग्रह का आधार है जिसके द्वारा किसी देश का शासन संचालन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस संविधान की परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम राज्य व्यवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने संविधान की परिभाषा देख लिया। अब हम राज्य व्यवस्था की परिभाषा को देखते हैं। दोस्तों, अब हम राज्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो राज्य व्यवस्था की परिभाषा पहले देखते हैं दोस्तों। तो राज्य व्यवस्था किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस देश की राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस परिभाषा को भी नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द जैसे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो आइए हम जानते हैं राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार आप देख लीजिए। तो पहला है संघात्मक, दूसरा है एकात्मक, तीसरा है संसाधनात्मक, ठीक है दोस्तों, ये राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार हैं जो हमारे देश में अभी वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार हैं। वो संसाधनात्मक व्यवस्था है, ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बताएंगे कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत और हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पहले नंबर पे संसद के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का अध्ययन करते हैं। दूसरे नंबर पे न्यायालय के निर्णयों का भी अध्ययन हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। और तीसरे नंबर पे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम संविधान से बाहर जितनी संस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन हम लोग करते हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। दोस्तों, एक नोट है, राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक पक्ष है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक पक्ष कैसे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहले पॉइंट को पढ़ रहे हैं कि संसद के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का अध्ययन हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों, मूल अधिकार का एक आर्टिकल है 17, जिसको हम अस्पृश्यता के अंत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल 17 के तहत हमारे संसद के द्वारा 2 अधिनियम बनाए गए।
दो अधिनियम बनाए गए कि ताकि अस्पृश्यता को पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर सके। आज भी हम देखते हैं कई गांवों में आज भी छुआछूत ऊंच नीच की भावना है। तो उसके लिए हमारे संसद के द्वारा दो अधिनियम बनाए गए। पहला था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा एक्ट जो बनाया गया एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया दोस्तों। इसका क्या मतलब है कि हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। ये आर्टिकल 17 हमारे संविधान का विषय वस्तु है दोस्तों, लेकिन इसके तहत दो अधिनियम बनाए गए संसद के द्वारा। वो अधिनियम हमारी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब यह पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे न्यायालय के निर्णयों के ऊपर। अब दोस्तों राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे पॉइंट दोस्तों अब हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं, न्यायालय के निर्णय को। तो दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो उसके तहत हमारे उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार दिया गया न्यायालय के एक निर्णय के माध्यम से। पहले प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान में नहीं थी, या राज्य व्यवस्था का पार्ट नहीं था। तो वो कैसे आया हमारे संविधान में, या राज्य व्यवस्था का पार्ट कैसे बना? तो वो एक न्यायालय के निर्णय के माध्यम से बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके तीसरे पॉइंट को देख रहे हैं। दोस्तों राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम आखिरी पॉइंट यानी तीसरे पॉइंट को देख रहे हैं कि संविधान से बाहर की जितनी संस्थाएं होती हैं उनका भी अध्ययन हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। तो आइए हम संस्थाओं के बारे में जानते हैं कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली संस्थाएं होती हैं संवैधानिक संस्थाएं, दूसरा होता है असंवैधानिक संस्थाएं, तीसरा होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं, इसको दो प्रकार में बांटा जाता है, एक सांविधिक संस्था के दूसरा कार्यकारी संस्था। ठीक है दोस्तों, तो हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम तीसरे पॉइंट को देख रहे हैं कि संविधान से बाहर की जितनी संस्थाएं होती हैं उनका भी अध्ययन हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। तो संस्थाओं में सबसे पहले संवैधानिक संस्थाएं आती हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं दोस्तों सीधे हमारे संविधान में निहित होती हैं, जिसका उल्लेख जैसे उदाहरण के माध्यम से एक जानते हैं, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक, आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो संवैधानिक संस्थाओं में जैसे दोस्तों आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो यह एक कैसा स्वरूप है संस्थाओं का, या संवैधानिक संस्थाओं का स्वरूप है। अब दोस्तों हम देखते हैं असंवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं। तो असंवैधानिक संस्थाएं उन्हें कहते हैं
कि जो हमारे संविधान के विरोध में काम करती हैं या राष्ट्र के विरोध में काम करती हैं तो उसको असंवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। जैसे कि उल्फा एक एक्ट है, आतंकवादी संगठन है, और दूसरा हमारे यहाँ नक्सलवादी जितने संगठन हैं उनको भी हम असंवैधानिक संस्थाओं का स्वरूप मान सकते हैं। जैसे उल्फा, दूसरा है नक्सलवादी संगठन। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बताएंगे कि गैर संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब गैर संवैधानिक संस्थाओं में हम सबसे पहले सांविधिक संस्था को देखेंगे, उसके बाद फिर कार्यकारी संस्था को देखेंगे। सांविधिक संस्था, दोस्तों सांविधिक संस्था उसे कहते हैं कि जो हमारे संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो सांविधिक संस्थाओं के उदाहरण में हम देखते हैं जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्वरूप कैसे है? इसका स्वरूप संवैधानिक सांविधिक संस्था के रूप में है। ठीक है, या हमारे संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। अब हम गैर संवैधानिक संस्थाओं के आखिरी पड़ाव में कार्यकारी संस्था के रूप को देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कार्यकारी संस्था किसे कहते हैं वो भी आइए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, गैर संवैधानिक संस्थाओं में हम आखिरी संस्था को देख रहे हैं, कार्यकारी संस्था। तो कार्यकारी संस्था किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी संस्था जो हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिमंडल के सलाह पर बनाते हैं उनको हम कार्यकारी संस्था को कहते हैं। तो कार्यकारी संस्था का भी उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे नीति आयोग, उसके बाद दूसरा विधि आयोग। दोस्तों, कार्यकारी संस्था उसे कहते हैं जो हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर बनाते हैं। जैसे पहला है नीति आयोग और दूसरा है विधि आयोग। यह सब कैसी संस्थाओं का स्वरूप है? यह कार्यकारी संस्था का स्वरूप है गैर संवैधानिक संस्थाओं में। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे मतलब दोस्तों संविधान के बारे में आइए हम और कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान को भाग में बांटा गया, फिर अध्याय में बांटा गया, फिर अनुच्छेद में बांटा गया, फिर प्रंतुक में मतलब क्लॉज में बांटा गया अनुच्छेद को ही, फिर उन्हीं अनुच्छेद को सब क्लॉज में बांटा गया मतलब उप प्रंतुक में बांटा गया। तो दोस्तों ये क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो हमारे संविधान में
भाग को 22 भाग हैं। अध्याय किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ भाग हमारे संविधान में छोटे हैं, जबकि कुछ भाग बहुत बड़े होते हैं। जैसे भाग 1, 2, 3, 4 छोटे हैं, लेकिन 5वां जो संघ वाला भाग है वो बहुत बड़ा है। तो उसको दोस्तों कई अध्याय में बांटा गया, 5 अध्याय में बांटा गया। ठीक है, अध्याय को फिर अनुच्छेद में बांटा गया। तो अनुच्छेद कितने हैं? जैसे 395 अनुच्छेद हैं मूल आर्टिकल में, लेकिन अभी जो है वो 470 के आसपास अनुच्छेद पाए जाते हैं हमारे संविधान में। क्लॉज क्या है, सब क्लॉज क्या है? जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि अनुच्छेद को अनुच्छेद 39 है, ठीक, यह एक स्वतंत्र आर्टिकल है। जबकि 39A ये क्या है? एक 39 सब क्लॉज। जैसे दोस्तों अनुच्छेद के बारे में बता रहे थे, तो अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 21 एक स्वतंत्र आर्टिकल है, उसके बाद 39 क्लॉज ए यह एक कैसा आर्टिकल है? तो ये क्लॉज का आर्टिकल है। जबकि सब क्लॉज किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए। दोस्तों अनुच्छेद के बारे में हम देख रहे थे, तो जैसे आर्टिकल 21 एक स्वतंत्र आर्टिकल है, जबकि 39A क्लॉज का आर्टिकल है, 39 क्लॉज ए। और जबकि सब क्लॉज का आर्टिकल कौन सा है? तो जैसे हम देखते हैं कि मूल अधिकार में आर्टिकल 19 सब क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए ये कैसा अनुच्छेद है? तो ये उपरांतुक का अनुच्छेद है। तो आइए दोस्तों इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की विषय वस्तु को समझते हैं। तो जैसे एक बड़ा गोला खींचिए, इसको आप मानिए कि यह संविधान है। उसके बाद फिर दूसरे गोले में आप भाग को रखिए, फिर तीसरे गोले में आप अध्याय को रखिए, चौथे गोले में आप अनुच्छेद को रखिए, पांचवें गोले में आप प्रांतुक को रखिए यानी क्लॉज को, छठे गोले में आप सब क्लॉज को रखिए। ठीक है दोस्तों, उपरांतुक। इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एक लास्ट चीज बनती है अनुसूची, उसके बारे में बताएंगे, तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास आज की समाप्त हो जाएगी। दोस्तों तो हम जैसा कि संविधान के बारे में बता रहे हैं, तो संविधान के अंतर्गत इन सभी चीजों का उल्लेख किया गया है, यानी संविधान को भाग में बांटा गया, भाग को अध्याय में बांटा गया, अध्याय को अनुच्छेद में बांटा गया, अनुच्छेद को उप अनुच्छेद में बांटा गया। ठीक है, तो ये सब संविधान के भाग हैं। अब हम आइए लास्ट चीज को अनुसूची को देखते हैं, जो संविधान का भाग है। हाँ तो दोस्तों संविधान में हम अनुसूची को देख रहे हैं, जिसमें अनुसूची 12 पाई जाती है। यह दोस्तों कि किसी भाग को मतलब किसी पार्ट को व्याख्या करने के लिए अनुसूचियां बनाई गई हैं। कि जैसे आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 को व्याख्या करके कि उसमें भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ हैं, उन सब चीज़ों की व्याख्या करने के लिए अनुसूचियां बनाई गई हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान में एकदम लास्ट में जोड़ी गई थी। तो दोस्तों
हमारा इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास हम आपकी प्रस्तावना पे लेके आएंगे।